आज आपका फिर से इस चैनल में स्वागत है। हम बाकी बचे हुए पाठों का प्रश्न उत्तर देखेंगे। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान सीजी बोर्ड। तो ये अगला पाठ था कृषि। इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर है बोर्ड में आने लायक, सबका प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी मैंने लिख के दिया है। ब्लूप्रिंट के अनुसार 1 अंक का 2 प्रश्न आएगा, 2 नंबर का 1 प्रश्न और 5 नंबर का 1 प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का, जिसमें सही विकल्प भारत में सर्वाधिक भूमि में किस प्रकार की फसल बोई जाती है, भारत में सर्वाधिक भूमि पर किस ऋतु में फसलें बोई जाती है। तो खरीफ, रबी, जायद, इसमें खरीफ ऋतु का आगमन होता है मानसून की वापसी के साथ। सब 4 विकल्प है, तो इसमें मानसून के आगमन के साथ। फिर लंबे समय से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरता कम होती है। विगत 60 वर्षों में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा है, तो गेहूं का। हरित क्रांति से फसल बढ़ी है, इसमें भी गेहूं की। आधुनिक कृषि के दुष्परिणाम, तो भूमि की उत्पादकता कम हुई है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है कृषि। भारत में धान की खेती की जाती है केवल खरीफ फसल में। रिक्त स्थान की पूर्ति, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। भारत में कृषि भूमि का विस्तार संभव नहीं है। थार मरुस्थल राजस्थान में है। खरीफ की फसल का मुख्य खाद्यान्न चावल है या धान है ना, धान। फिर चावल के उत्पादन में खालिस्तान राज्य प्रथम है, पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र खालिस्तान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, कपास। उचित संबंध में सीधा इसमें उत्तर लिखा है। जायद फसलें खीरा, तरबूज। रबी फसलें गेहूं, जौ। खरीफ फसलें धान, मक्का। उत्पादन वृद्धि रासायनिक उर्वरक और बहुराष्ट्रीय फार्मा एलाइट। फिर अति लघुत्तरी प्रश्न 2 नंबर का है। जायद फसल के 2 नाम लिखिए, अथवा आपके आसपास फसल उत्पादन में ऋतुवार भिन्नता किस प्रकार की होती है, तालिका बनाकर प्रस्तुत करें। तो हमारे आसपास फसल उत्पादन में ऋतुवार भिन्नता इस प्रकार है। वर्षा ऋतु में धान, मक्का। शीत ऋतु में गेहूँ, चना, सरसों। फिर जायद में खीरा और ककड़ी। फसल चक्र किसे कहते हैं या शस्यावर्तन किसे कहते हैं। तो हर वर्ष एक ही खेत में बदल बदल कर खेती करना, ये फसल चक्र या शस्यावर्तन कहलाता है। जैसे धान के बाद तिलहन या दलहन, या तिलहन के बाद धान या गेहूँ की फसल। हरित क्रांति किसे कहते हैं, तो उन्नत किस्म के बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा आधुनिक तकनीकों से फसलें उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति कहलाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पंजाब में गेहूं के उत्पादन में बम्पर उत्पादन हुआ था, तो यहीं से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। फिर भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है या वैश्वीकरण किसे कहते हैं। तो भूमंडलीकरण का आशय किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय से है। इसका मूल उद्देश्य व्यापार अवरोधों को कम करना, जिससे वस्तुओं का विभिन्न देशों में बेरोक टोक आदान प्रदान किया जा सके या हो सके। फिर अगला, जैव प्रौद्योगिकी क्या है। तो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जीवन रूपों में उनके आधारभूत स्तर पर हेरफेर कर दी जाती है, ताकि उनमें विशिष्ट गुण या तत्व उत्पन्न हो सके। फिर नीरा बोया गया क्षेत्र का क्या अर्थ है। उस वर्ष के दौरान सभी फसलों के लिए बोया गया क्षेत्र, वह क्षेत्र जो उस वर्ष के दौरान एक से अधिक बार बोया गया हो। फिर फसलों के उत्पादन में वृद्धि के 2 कारण लिखिए। तो पहला, नीरा बोए गए क्षेत्र में वृद्धि, और दूसरा, सिंचित क्षेत्र में वृद्धि।
कृषि नहीं होने पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमारा जनजीवन का आधार ही कृषि है। कृषि नहीं होने पर खाने को अन्न नहीं मिलेगा, पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिलेगा, पशुओं के लिए चारा कहाँ से लाएंगे, मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं जो कि कृषि से पूर्ण होती है, इसलिए कृषि नहीं होने पर जनजीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर 5 नंबर का प्रश्न है, बड़ा प्रश्न। इसमें खरीफ, रबी एवं जायद फसलों का उदाहरण सहित लिखिए। तो भारत में हम ऋतु के आगमन के अनुसार मुख्यतः 3 प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है, ये बांट सकते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। खरीफ फसल, तो इस फसल की खेती होती है मानसून के आगमन के साथ। इस ऋतु में देश के लगभग सभी हिस्सों में खेती होती है और इस ऋतु में मौसम उष्ण होता है, आर्द्रता वाला होता है, जो धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। धान के अतिरिक्त इसमें मक्का, तुअर, मूंग, उड़द, तिल, मूंगफली आदि की खेती किया जाता है। इस ऋतु में पानी की उपलब्धता वर्षा के जल पर निर्भर करती है। फिर है रबी फसल। खरीफ की फसल के समाप्त होते ही रबी की खेती शुरू हो जाती है और क्योंकि इस ऋतु में वर्षा कम होती है, वर्षा कम हो जाने के कारण कृषि सिंचित अथवा नमी वाले प्रदेशों में ही खेती की जाती है। इस ऋतु में बोई गई भूमि का रकबा खरीफ की तुलना में कम हो जाता है। इस ऋतु में शीत बर्दाश्त करने वाली फसलें बोई जाती है। रबी की प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, जौ, तोरिया, सरसों, अलसी, चना, मसूर आदि। शीतकाल में जहाँ कुछ वर्षा होती है या सिंचाई के साधन उपलब्ध होते हैं, वहाँ धान की फसल भी ली जाती है। पश्चिम बंगाल इसका उदाहरण है। फिर है जायद फसल। तो शीत ऋतु के बाद इस ऋतु का आगमन होता है। इसे गर्मा किसी भी कहते हैं। इस समय उन्हीं भागों में खेती की जाती है जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध होते हैं। इस मौसम में खेती का रकबा और कम हो जाता है। आमतौर पर नदियों के किनारे, झील के निकट के भागों में यह खेती होती है। इसमें उच्च ताप सहने वाली फसलों का उत्पादन होता है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, सब्जियां आदि। फिर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? तो पहला उपाय, कुल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि करके, नीरा बोए गए क्षेत्रफल में वृद्धि करके हम कृषि उत्पादन बढ़ा सकते हैं। फिर सिंचित भूमि में वृद्धि करके। भारतीय कृषि अधिकतर मानसून पर निर्भर करती है। मानसून पर ही निर्भर रहने के कारण फसल उत्पादन वर्षा पर निर्भर रहता है। इसलिए जब वर्षा नहीं होती तो फसल ठीक से नहीं हो पाता है। साथ ही खेती या अन्य मौसम में नहीं की जा सकती। इस कारण पानी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए पानी के अन्य साधनों को अपनाते हुए सिंचित भूमि में वृद्धि करके फसल उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। फिर है उत्पादकता में वृद्धि। भूमि की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करके भी फसल ज़्यादा हो सकता है। उन्नत बीज, रासायनिक खादों का उपयोग करके उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। फिर किसानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें कृषि कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात किसान ज़्यादा फसल कैसे उत्पादित हो, इस पर काम करके फसल उत्पादन ज़्यादा कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि के निम्न उत्पादन के कारण लिखो। तो पहला है, जनसंख्या का कृषि भूभाग पर निरंतर दबाव बढ़ रहा है। कृषि योग्य भूमि में जनसंख्या अपने लिए घर, दुकान, मकान, फैक्ट्री बनाकर रह रही है, जिसके कारण भारतीय कृषि का रकबा घट रहा है। अधिकांश जनसंख्या कृषि पर
निर्भर रह रही है, जिसके कारण कृषि उत्पादक कम हो रहा है। भारत में खेतों का आकार छोटा होता है, जिसमें कई तरह की परेशानी आती है। खेतों में कृषि के आधुनिक तरीकों का उपयोग ठीक से नहीं हो पाता है। तीसरा है सिंचाई सुविधा सभी क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण प्रत्येक मौसम में खेती नहीं की जा सकती, खेती का रकबा कम हो जाता है। चौथा है अधिकतर कृषक गरीब होते हैं, उनकी आय कम होती है, जिस कारण वे उन्नत कृषि करने में सक्षम नहीं होते हैं और फसल ठीक से नहीं हो पाता है। फिर भारत में भू स्वामित्व प्रणाली भी बिखरी हुई है, जिसके कारण कृषि कार्य प्रभावित होता है, वह खेती निम्न दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कृषि का भारत के लिए बहुत अधिक महत्व है, समझाइए। इसका उत्तर भारत एक कृषि प्रधान देश है, देश के लिए इसका बहुत अधिक महत्व है। पहला है देश की कुल 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। हमारे भोजन का अधिकांश भाग कृषि से प्राप्त होता है। तीसरा, कृषि से विभिन्न उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, जैसे कपास है, कच्चा माल के रूप में सूती वस्त्र उद्योग में उपयोग होता है। फिर भारत चाय, कॉफ़ी, मसाले आदि कृषि उत्पादकों का निर्यात करता है, जिससे भारत को बहुमूल्य मुद्रा प्राप्त होती है। कृषि भारत की आत्मा है। जिस प्रकार से शरीर से आत्मा निकाल दिया जाता है तो शरीर बेजान हो जाता है, उसी प्रकार यदि हमारे देश से कृषि निकाल दिया जाएगा तो भारत की आत्मा मुरझा जाएगी। प्रश्न है आधुनिक खेती के क्या क्या दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं। तो आधुनिक खेती में निरंतर दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं। पहला, आधुनिक खेती में रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग के दीर्घकालीन दुष्परिणाम दिखाई देने लगे हैं। दूसरा, अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उत्पादक क्षमता में लगातार कमी हो रही है। तीसरा, लगातार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि निम्न हो रही है और खेत बंजर बनते जा रहे हैं। फिर रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के प्रयोग से अनाज तो बहुत मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं, परंतु यदि इसी अनाज, फल व सब्जियों को इंसान सेवन करता है तो उसे तरह तरह की बीमारी हो रही है। रासायनिक तत्वों का कुछ अंश जल के माध्यम से नदी नालों में भी पहुंच जाता है, जिससे जल प्रदूषण भी पैदा होता है। अगला है मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं। तो सन 1951 के बाद गेहूं, चावल जैसे खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई और मोटे अनाज के उत्पादन में कमी आई। इसका पहला कारण है फसल उत्पादन में किसान उन्हीं फसलों को प्राथमिकता देता है जिसमें लाभ अधिक हो। फिर हरित क्रांति के लिए गेहूं व चावल मुख्य खाद्यान्न फसल पर जोर नहीं दिया गया, मुख्य खाद्यान्न फसलों पर ही जोर दिया गया, अन्य फसलों पर नहीं। फिर मोटे अनाजों का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है, अतः किसान इसका उत्पादन भी कम करते हैं। चौथा है चावल, गेहूं प्रमुख खाद्यान्न फसल है, अतः इसके उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया। पांचवा, सरकार द्वारा भी इन अनाजों के उत्पादन हेतु कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया। प्रश्न 7वां है भूमंडलीकरण व भारतीय कृषि पर एक लेख लिखिए। अथवा विकसित देश अपने किसानों को अनुदान देते हैं, इसका भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। भूमंडलीकरण के कारण भारतीय कृषि एक व्यापार बन चुका है। व्यापार अवरोध कम होने के कारण वस्तुओं का विभिन्न देशों में लगातार व्यापार हो रहा है। अपने देश की खाद्य सुरक्षा एवं व्यापार पर कब्जा करने के लिए विकसित देश कई कदम उठा रहे हैं। इससे विकासशील देशों की उत्पादन लागत
बढ़ रही है। विकसित देश अपने देश के किसानों को अनुदान देकर कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे किसानों को लाभ मिल रहा है। चावल के उत्पादन में अमेरिका 47%, यूरोपीय समुदाय 48% एवं जापान 89% सहायता देता है। इसी प्रकार गेहूं उत्पादन में अमेरिका 47%, यूरोपीय समुदाय 32%, जापान 99% सहायता देता है। विकसित देशों के द्वारा दिए जाने वाले इस अनुदान के कारण वहाँ के किसानों की फसल लागत भी नहीं के बराबर होती है। फसल लागत कम होने से विकसित देश कृषि उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते हो जाते हैं। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी मांग अधिक होती है। विकासशील देश में अनुदान नहीं मिल पाता है। भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चावल पर 1.17%, गेहूं उत्पादन पर 3.87% टैक्स लिए जाता है। इससे इनके कृषि उत्पाद महंगे होते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विकासशील देशों के कृषि उत्पाद पिछड़ जाते हैं। विकासशील देश विकसित देशों के कृषि क्षेत्र में दिए जाने वाले अनुदान का हमेशा विरोध करते रहे हैं, किंतु विकसित देशों ने अनुदान देना बंद नहीं किया है। इसी प्रकार विकासशील देशों की उत्पादन लागत एक और कारणों से बढ़ती है। वो है, एक विदेशी कंपनी से जब कोई किसान उर्वरक व बीज लेती है तो कीटनाशक दवाई भी उसी कंपनी से लेना उसकी मजबूरी हो जाती है। इस प्रकार एक देश का किसान उस विदेशी कंपनी पर आश्रित हो जाता है। इसके कारण कृषि कार्य में उत्पादन लागत बढ़ते जाता है। इसमें एक और प्रश्न था 2 नंबर का, कोई 2 बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम लिखिए। तो इसमें एलाइड है, साइनामिड, सेब्रोन, डुपोर्ट, सीबा, गीगी आदि। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।